वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड। और आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी बच्चे प्यार से, अच्छे से, आराम से अपना काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पिछला चैप्टर हमारा खत्म हो गया था, तो आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स इन मैटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स तो हमने देख लिए, सीख लिए कैसे काम करते हैं, कितनी फील्ड किस तरह की शेप के लिए होती है और ये वो सब। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसे मैटर में रखेंगे या उसमें पर्टिकुलर मैटर्स के लिए देखेंगे कि अगर कहीं पे किसी तरह का मैटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा काम है। तो चलो शुरू करते हैं आज का काम लेके प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम। किस वर्ड से शुरू करें? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक वर्ड से। डाइलेक्ट्रिक, तो देखो आपने सीखा तो हुआ ही है कि अगर आप मैटर की बात करो तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स वगैरह हम उस कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होती है, हमें पता है, सारा जो सरफेस पे है इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। फैराडे केज पढ़ी हुई है, राइट। तो अब हम क्या लेंगे, इंसुलेटर्स भी नहीं लेंगे, इंसुलेटर्स ही लेंगे लेकिन अलग तरीके से। तो देयर आर सम इंसुलेटर्स और ऑलमोस्ट यू कैन से सभी के लिए ही वैलिड है। तो इंसुलेटर्स जो हैं, जब आप उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो क्या होता है, उनके सरफेसेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, सो इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ मैटर, those insulators on the surface of which the charges are induced are called dielectrics। तो insulators हैं लेकिन इनके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, सब वो पढ़ते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दो तरह के होते हैं, वो पढ़ते हैं पहले, उनसे आगे की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ाया, वैसे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो कौन कौन से तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं हमारे पास? सम आर पोलर, सम आर नॉन पोलर। नॉन पोलर या पोलर क्या होते हैं? इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस, दो है ना हमारे पास, एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस और एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अगर कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब जहां पे एग्जैक्टली नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हुए हैं उसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें कोई पोलैरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, कोई पोलैरिटी नहीं रहेगी। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के मॉलिक्यूल्स और एटम्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर। लेकिन अगर उनके चार्जेस में थोड़ा सा गैप आ जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में कोइंसाइड ना हो रहे हो और गैप आ जाए, नो कोइंसाइड ना हो रहे हो, तो क्या होगा, वो एक डाइपोल बन जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। उसका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट बच जाएगा उस मॉलिक्यूल का। तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। लाइक H2O ले लो। H2O में अगर आप O देखोगे तो दो H से ऐसे जुड़ा हुआ है, एक H यहां, एक H यहां। ठीक है, तो दोनों जो चार्जेस, ये वाले चार्जेस हैं, उन दोनों का सेंटर कहां पे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का सेंटर, इस पॉजिटिव का सेंटर, इन दोनों चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, यहाँ पे। ठीक, और नेगेटिव कहां पे, सारा सारा का सारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे -2 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, कुछ गैप आ गया। ठीक है, अगर ऐसे दिक्कत आती है तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, तो आपको उनके बीच में एंगल भी पता है, कुछ 105 10 के आसपास होता है। तो गैप आ गया
और ये क्या बनाते हैं हम, ये डाइपोल बनाते हैं। तो यानी कि H2O वाटर मॉलिक्यूल हैज सम नेट डाइपोल मोमेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर आप उसकी बात करो तो ओके। लेकिन टोटल अगर वाटर बल्क में ले लोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि CH4 ले लो, और सिंपल एग्जांपल लेनी है तो H2 ही ले लो, N2 ले लो, तो H H H H। तो यहाँ पे सारे जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं उन सभी का सेंटर भी यही आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और पॉजिटिव का भी यही आएगा, तो ये कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड करके तो नेट कितना हुआ, 0 हुआ। 0 हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, 0 मतलब 0 होगा, नॉन पोलर हो जाएगा, इसकी कोई पोलैरिटी ही नहीं होगी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन इसमें क्योंकि गैप आ गया तो पोलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को बोलते हैं पोलर। ठीक हो गया। अब अगर आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो उस सिचुएशन को समझो कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एब्सेंट है अगर और प्रेजेंट है तो क्या होगा। अब इसको समझते हैं, देख लो, ठीक है। यहां तक दो सिचुएशंस है, दो बात करनी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो अगर एब्सेंट है तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स में यहां पे बना रहा हूं, एक बार फिर से दिखा दूंगा। पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे अलाइनमेंट होगी। तो जब मॉलिक्यूल्स आप बल्क में एटम ले रहे हो, मैटर ले रहे हो बल्क में, और उसमें सारे मॉलिक्यूल्स अंदर अपनी अपनी अलाइनमेंट है उनकी, और अगर वो सीधी नहीं है, टेम्परेचर की वजह से जो अलाइनमेंट है वो रैंडम होगी, इधर उधर थर्मल इफेक्ट है, तो ये क्या होगा, अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखोगे, ओवरऑल लेवल पे देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन अगर आप ऐसे देख लो कि पूरे एटम में यहाँ पे कोई ऐसा एटम है जो इस तरफ अलाइंड है, कोई ऐसा होगा जो इस तरफ अलाइंड होगा, कोई ऐसा होगा जो इस तरफ अलाइंड होगा, कोई ऐसा होगा जो इस तरफ अलाइंड होगा, है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव ऊपर, ये नेगेटिव नीचे, ये नेगेटिव राइट को, ये नेगेटिव लेफ्ट को, ये टोटल एक दूसरे को काट देंगे थर्मली, तो इसमें कितना इफेक्ट आ जाएगा, 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट, अगर आप डाइपोल मोमेंट एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का देख रहे हो तो है, लेकिन ओवरऑल अगर मैटर का देख रहे हो तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रहे, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वाला पॉइंट को काट दो और बाहर लगा दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे नेगेटिव इस तरफ रहना चाहेंगे, यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे, सारे पॉजिटिव उस तरफ रहना चाहेंगे, तो इन सारों की अलाइनमेंट हो जाएगी। जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेशन इफेक्ट शो करता है ना। तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई एंड यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई किया हुआ है आर्टिकल, ठीक है। डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपको टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। तो वो रोटेशन में शुरू हो जाएगा, रोटेशन करेगा इस तरह से कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ हो जाए और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ हो जाए। अब ऐसे में अगर सारे के सारे ऐसे अलाइन हो गए तो वो उसे क्या बोलेंगे हम, पोलराइजेशन, इसे हम बोलेंगे पोलराइजेशन। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर सारों को ऐसे नहीं लाइन होने देता, ठीक है। टेम्परेचर क्या करेगा, उनके अलाइनमेंट को बिगाड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, टेम्परेचर क्या करेगा, उनकी अलाइनमेंट को बिगाड़ेगा, रैंडम, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उनको अलाइन करेगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा रहे हो या टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो वो प्रॉपरली अलाइन होगा, अदरवाइज प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा। और जब वो प्रॉपरली अलाइन हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं कि हाँ जी क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया, ये पोलराइज हो गया, ठीक है।
ओके, नॉन पोलर में भी कुछ ऐसा सही सिनेरियो होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हैं, तो सारे इकट्ठे हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रहे हैं। उस वजह से इसमें टोटल इफेक्ट कितना है, 0 है। ये तो कंफर्म ही है, ये तो वैसे ही बेचारा नॉन पोलर है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी 0 और टोटल का तो 0 है ही है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इस डायरेक्शन में लगाई मान लो, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए और जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो दूसरी तरफ हो गया। वो प्रेफर करेगा उसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक का कोशिश करेगा नेगेटिव पार्ट को इस तरफ करने का और पॉजिटिव पार्ट को उस तरफ करने का। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट हो गए, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। और डाइपोल मूवमेंट को अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो वहां पे भी पोलराइजेशन हुई है, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पोलराइजेशन। उसमें मॉलिक्यूल्स, रैंडम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलाइनमेंट की बात करोगे, इसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव के सेपरेशन की बात करोगे। चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। उस हिसाब से ओवरऑल जब आप देखते हो तो आपको दिखता है कि नेगेटिव अलग है, पॉजिटिव अलग है। इस चीज को हम पोलराइजेशन में काउंट करते हैं। ओके, सिंपल था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे तो क्या होगा, सिंपल है, क्या होगा, कुछ नहीं, ये वापस से इधर उधर हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड की लड़ाई है। अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो वो जीत जाएगा, वो सब कुछ रैंडम कर देगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करोगे तो वो जीत जाएगी और वो सब कुछ डिस्टॉर्टेड से हटा के ओरिएंटेड कर देगी, अलाइन कर देगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है इसमें, बहुत बड़ा बड़ा प्यारा पॉइंट है कि आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकते हो सकता है आप और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ, वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर हो जाए, और बढ़ाओ, फिर और ज्यादा बढ़ाओ, क्या होगा, सब कब तक सहेगा जुल्म, वो इलेक्ट्रॉन कब तक जुल्म सहेगा। तो एक सिचुएशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे छोड़ के निकल ले, बाहर ही चला जाए। उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब एटम जो है वो रप्चरिंग हो गई उसकी, और उस वजह से वो अब खराब हो गया, पंचर हो गया, उसकी हवा निकल गई, वो अब किसी काम का नहीं है। इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जितनी को वो सह सकता है उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें हमने क्या सीखा, डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो इंसुलेटर्स हैं बाय देयर इंट्रिंसिक नेचर, बाय देयर बेसिक नेचर इंसुलेटर्स हैं। लेकिन अगर आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो चार्जेस इंड्यूस कर लेंगे, ठीक है। इंड्यूस कैसे करते हैं, या तो वो पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। पोलर होंगे तो उनकी जो अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है जिसकी वजह से नेट पोलर इफेक्ट 0 आता है, वो सेट हो जाएगी। सेट हो जाएगी तो चार्जेस उस मैटर के सरफेस पे आ गए, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, सरफेस पे आ गए, तो उस वजह से वो पोलराइज हो गए, ठीक है। और अगर आप दूसरे को देखोगे तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से वो पोलराइज हो गया, एक तरह से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट उसमें आ गया, दैट्स इट। और ऐसे नहीं है कि बढ़ाई जाओ यूनाइटेड के गुण गाई जाओ, ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी बढ़ा लो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि मटेरियल ही खराब कर दो, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ कि वो पंचर हो जाए, ठीक है, वो काम नहीं करना है। तो इसमें आपने कौन कौन से वर्ड सीखे, पोलर सीखा, नॉन पोलर सीखा, डाइलेक्ट्रिक सीखा, इंड्यूस्ड डाइपोल सीखा, पोलराइजेशन सीखा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सीखा। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स है जो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जनरली यूज करते हैं। ठीक हो गया, देख लो यहाँ तक, यहाँ तक देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो करें आगे।
ठीक है, एक दो छोटी छोटी चीजें और देखते हैं इसमें। तो वो क्या हो सकती हैं कि किस तरह से हम इन्हें डेली लाइफ में देखते हैं, वो भी हम इसकी बात भी करेंगे। जैसे आपने देखा है एयर इज ए गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। एयर की बात करूं अगर मैं, तो एयर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कि नहीं? तो आप इमीडिएटली बता दोगे कि नहीं जी। अगर हवा ही करंट को कंडक्ट करती होती, हवा, तो हमें तारे जो वायर्स होती हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट वाली वायर्स, वो प्लग में डालने की जरूरत क्या थी? हवा के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी आ जाती और हम हवा में करंट के झटके खा रहे होते। लेकिन एयर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज वेरी बैड, इट इज इंसुलेटर। ठीक है, फिर भी जब बिजली कड़कती है, जब बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो क्या होता है? क्या होता है? तो वो कई बार बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मींस दैट लाइटनिंग इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उस एयर को, इतने ज्यादा बड़े एटमॉस्फेयर को, इतने किलोमीटर के डिस्टेंस को वो पार करके अर्थ पे आ जाती है और वो करंट अर्थ पे लग जाता है। कैसे? कैसे उस इलेक्ट्रिसिटी ने एयर को ट्रेवल किया? आंसर इज द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक। तो उसमें क्या होता है? वो पोलराइज हो जाती है। कब पोलराइज होती है या कब वो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट दिखाती है? जब पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जब बिजली, लाइटनिंग की वोल्टेज वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो एयर को इस तरह से पोलराइज करके भी उसमें से कंडक्ट कर जाती है, निकल जाती है उसमें से। अच्छा, इसमें आपने एक वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत बार, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसे भी मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते थे तो उसकी कैपेसिटी होती थी, यहाँ पे प्लस 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 लगा लो, माइनस 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 लगा लो, तो उसकी कैपेसिटी होती थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, पर हमने देखा था कि अगर हम कोई बीच में मैटर लगा दें, मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दें ऐसे, तो अब उसमें क्या होगा? उसमें यहाँ पे बीच में, यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज हो गया, तो इसने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बना ली। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से वो बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें टोटल देखोगे, अगर आप इसमें टोटल देखोगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक तरह से ये खत्म हो जाएंगे अंदर वाले, अगर हम इन्हें आपस में पेयरिंग कर दें। तो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इवेंचुअली क्या बचा? इस सरफेस पे नेगेटिव 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 बच गया और इस सरफेस पे पॉजिटिव 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 बच गया। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लगाई थी? पॉजिटिव 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 इस तरफ लगाई थी, तभी यहाँ नेगेटिव इकट्ठा हुआ है। नेगेटिव 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 इस तरफ लगाई थी, तभी यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम पहले डाइलेक्ट्रिक के वर्ड्स की बात कर लें, तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्जेस थे ना, दोज आर नोन एज फ्री चार्जेस, जो कैपेसिटर की प्लेट पे थे। लेकिन इधर वाला भी उधर वाला भी, लेकिन जो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पे आए, दोज आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। बाउंड, बंधे हुए हैं वो उसके साथ। ठीक है, और क्योंकि वो पोलराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू आए हैं ये वाले चार्जेस, तो इसे हम पोलराइजेशन चार्जेस भी बोलते हैं। पोलराइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। इन चार्जेस को क्या बोलते हैं? बाउंड चार्जेस या पोलराइजेशन चार्जेस। ठीक है, अच्छा, हमने बाहर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी वो भी देख लेते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, और अंदर कितनी हुई? ये इस पॉजिटिव नेगेटिव की भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम ई नॉट मान लेते हैं। ई नॉट, स्टैंडर्ड इज ई नॉट। ठीक है, तो बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अगर आपने ई नॉट इस डायरेक्शन में लगाई है, ई पी इस डायरेक्शन में लग गई है ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन की वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? टोटल माइनस। ठीक है, जितनी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उससे ज्यादा पोलराइजेशन तो वो नहीं कर पाएगी ना, एक लिमिट तक कर पाएगी जितना कि ये मटेरियल अलाउ करेगा।
तो यहां से एक वैल्यू और आ जाती है हमारे पास पोलराइजेशन इन मैटर में, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ओके, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस को क्या होगा, या यहां से हम कौन सा वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो कैपेसिटेंस अगर बिल्कुल बीच में वैक्यूम है तो होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन अगर वैक्यूम है ही नहीं, कोई मीडियम है, कोई मैटर है, तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ए बाय डी। ठीक है, वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन नॉट ले लिया और मैटर के केस में, डाइलेक्ट्रिक के केस में एप्सिलॉन ले लिया। ओके, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, ये मीडियम में है, तो अगर मीडियम और इसका आप रेशियो ले लो, दैट विल बी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे हम पहले एप्सिलॉन आर से भी लिखते थे, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एब्सोल्यूट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रिलेटिव, दिस इज रिलेटिव। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, which is one for वैक्यूम। अगर आप हवा में या वैक्यूम में देख रहे हो तो 1 है वैल्यू, और ग्रेटर देन 1 अगर कोई और मीडियम ले रहे हो, कोई और मीडियम ले रहे हो। ठीक है, तो एक और हमने डेफिनेशन सीख ली, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, इसको अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में डिफाइन करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, दैट ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय बचा हुआ नया फील्ड पोलराइजेशन के बाद, ये वाला। सो दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम, क्योंकि ई नॉट में से कुछ ना कुछ माइनस जरूर होगा अगर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा तो। ओके, क्योंकि वो पोलराइज हो जाएगा, कुछ ना कुछ फील्ड की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इससे छोटा होगा, कुछ ना कुछ यहां से इससे कम होगा, तो वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू दे देगा। देख लो, सीख ली टर्म, ये भी सीख ली, सिंपल टर्म है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मैटर। पोलराइजेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाते हैं, अंदर कोई मैटर रखते हैं, और उसमें वो डिपेंडिंग अपॉन के पोलर है कि नॉन पोलर है, वो उस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बना लेता है, और हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, इसी में आगे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, हमने वो सीखने हैं, अगली क्लास में करेंगे। वो वर्ड्स क्या है कि पोलराइजेशन कितनी हुई, इजीली हुई या डिफिकल्टी से हुई, या किस तरह से वो आपस में रिलेशंस हैं, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़े हुए हैं, परमिएबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। ऐसा सही कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, पोलराइजेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले ये करके आओ, अच्छे से सीख के पढ़ के आओ, और फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, अलविदा, take care of your health and stay tuned with us.